एमकॉम फाइनल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल पेपर फर्स्ट पब्लिक एंटरप्राइजेज। आज का हमारा टॉपिक है जस्टिफिकेशन ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज, लोक उपक्रमों का औचित्य। 19वीं शताब्दी के मध्य तक सरकार आर्थिक क्षेत्र में कोई हस्तक्षेप नहीं करती थी। आधुनिक युग में सभी प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं में, चाहे वे पूंजीवादी, समाजवादी, साम्यवादी, मिश्रित तथा नाजीवादी हो, सार्वजनिक क्षेत्र की स्थापना अपरिहार्य है। सन 1954 में संसद ने समाजवादी समाज की रचना के प्रस्ताव को स्वीकार किया और इसका प्रतिबिंब सन 1956 की औद्योगिक नीति में दिखाई देता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि लोक उपक्रम समाजवादी समाज की रचना में गतिशील प्रेरणा का परिचायक है। लोक क्षेत्र का विकास होना ही है, यह हमारे आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है। लोक क्षेत्र तीव्र आर्थिक विकास, औद्योगिकरण, रहन सहन के स्तर में सुधार, रोजगार, विदेशी पूंजी व सहायता प्राप्ति, क्षेत्रीय संतुलित विकास, प्रबंध में राजकीय सुधार, राजकीय आय में वृद्धि आदि दृष्टिकोणों से आज के युग की आवश्यकता है। अब हम पढ़ेंगे लोक उपक्रमों के औचित्य के पक्ष में तर्क। पहला तर्क आता है हमारा आर्थिक सत्ता के केंद्रीयकरण पर रोक। आर्थिक सत्ता के केंद्रीयकरण को रोकने व एकाधिकार प्रवृत्तियों पर नियंत्रण करने के लिए हमारे संविधान में लोक क्षेत्र की स्थापना की बात को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया है। दूसरा आता है आय प्राप्ति। सरकार के दायित्व बढ़ने के साथ साथ उसके खर्चे भी बढ़े हैं। इनकी पूर्ति करों में वृद्धि करके संभव नहीं है, अतः आय प्राप्ति के लिए भी लोक उपक्रमों की स्थापना आवश्यक है। तीसरा कारण आता है साधनों का विदोहन। साधनों का उचित विदोहन करने के लिए निजी उपक्रमों के स्थान पर सार्वजनिक उपक्रम उचित होते हैं, जो दीर्घकालीन राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखकर साधनों का उपयोग करते हैं। चौथा पक्ष में तर्क आता है सरकारी नीतियों का क्रियान्वयन। सरकारी नीतियों के सफल क्रियान्वयन के लिए भी लोक उपक्रमों की स्थापना न्याय संगत है। पांचवा आता है कारण संतुलित क्षेत्रीय विकास। आधारभूत उद्योगों की स्थापना, जनोपयोगी सेवाओं की व्यवस्था करने, सामाजिक ऊपरी पूंजी की व्यवस्था करने तथा संतुलित क्षेत्रीय विकास की दृष्टि से लोक उपक्रमों की स्थापना उचित होगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है जनहित कार्य। कुछ राष्ट्रीय एवं जनहित कार्यों को निजी उपक्रमों के हाथों में नहीं छोड़ा जा सकता है। ऐसे उपक्रमों की स्थापना लोक उपक्रमों के अंतर्गत ही की जा सकती है। नेक्स्ट आता है आधारभूत एवं सुरक्षात्मक उपक्रम। अत्यधिक जोखिमपूर्ण, जटिल तकनीक युक्त, भारी पूंजी वाले तथा सुरक्षा संबंधी उद्योगों की स्थापना लोक क्षेत्र में ही होनी चाहिए, क्योंकि राष्ट्र का विकास एवं सुरक्षा सर्वोपरि मानी गई है। आठवां पॉइंट आता है हमारा रोजगार वृद्धि। रोजगार के अवसर बढ़ाने, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का विकास करने, बड़े पैमाने की लाभ प्राप्त करने, प्रबंध योग्यताओं का विकास करने तथा विदेशी व्यापार को बढ़ाने के लिए लोक उपक्रमों की स्थापना उचित होगी। नेक्स्ट आता है उपभोक्ताओं एवं कर्मचारियों के हितों की रक्षा। उपभोक्ताओं एवं कर्मचारियों के हितों की रक्षा करने तथा निजी उपक्रम के समक्ष आदर्श नियोक्ता का उदाहरण पेश करने के लिए भी लोक उपक्रम की आवश्यकता है। नेक्स्ट एंड लास्ट पक्ष में तर्क आता है अनुसंधान व वैज्ञानिक विकास। अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए भी
लोक उपक्रम ही उचित होते हैं। अब इसके बाद आता है हमारा लोक उपक्रमों के औचित्य के विपक्ष में तर्क। सबसे पहला तर्क हमारा आता है राजकीय एकाधिकार। लोक उपक्रमों की स्थापना निजी एकाधिकार को समाप्त करने तथा राजकीय एकाधिकार को बल मिला है। एकाधिकार की स्थिति शोषण व कुशलता को जन्म देती है। एकाधिकार चाहे राज्य का हो या निजी व्यक्ति का, वह अकुशलता को बढ़ावा देता है। निजी एकाधिकार की तुलना में राजकीय एकाधिकार अधिक बुरा होता है। क्यों? क्योंकि निजी एकाधिकार पर तो राज्य का नियंत्रण लगाया जा सकता है, किंतु राजकीय एकाधिकार पर नियंत्रण कौन लगाए। दूसरा आता है विपक्ष में तर्क साधनों का अपव्यय। लोक उपक्रम निजी प्रेरणा व निजी लाभों के अभाव में कुशलतापूर्वक कार्य नहीं कर पाते हैं। अधिकांश सरकारी उपक्रम बीमार इकाइयों के रूप में कार्य कर रहे हैं। निजी क्षेत्र की बीमार इकाइयों को तो सरकार अपने नियंत्रण में ले लेती है, किंतु इन बीमार लोक उपक्रमों का संचालन किस प्रकार से किया जाए। तीसरा पॉइंट आता है हमारा मुख्य उद्देश्य से भटकना। सरकार का मुख्य कार्य शांति व व्यवस्था बनाए रखना व जन कल्याण को बढ़ावा देना है, लेकिन जब सरकार व्यावसायिक कार्य करने लगती है तो उसकी शक्ति इन कार्यों में लग जाती है और वह अपने मूल उद्देश्य से भटक जाती है। चौथा आता है स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का अभाव। लोक उपक्रमों द्वारा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने का तर्क निराधार है। इस प्रकार वे आरक्षित क्षेत्रों में ही काम करते हैं जहां प्रतिस्पर्धा नहीं है। लोक उपक्रमों की स्थापना में पूंजी की कमी के कारण अत्यधिक विलंब होता है। इससे उत्पादन लागत बढ़ने के साथ साथ लंबे समय तक पूंजी का कोई उपयोग नहीं हो पाता है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना में लगभग 40 वर्ष का समय लगा था। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा पांचवा राजनीतिक हित पूर्ति के साधन। व्यवहार में अधिकांश लोक उपक्रम सरकार व पार्टी विशेष की हित पूर्ति के साधन है। सरकार अपने प्रभावशाली किंतु हारे हुए राजनीतिज्ञों को इनके प्रबंध मंडल में नियुक्त करती है। विगत वर्षों में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा बिना जमानत के अपार ऋण देना इस नीति का परिणाम है। नेक्स्ट पॉइंट आता है अच्छा उदाहरण पेश करने में असफल। लोक उपक्रम निजी उद्योगपतियों के समक्ष आदर्श नियोक्ता का उदाहरण पेश करने में असफल रहे हैं। लोक उपक्रमों में श्रम संबंध सबसे अधिक खराब पाए जाते हैं। लोक उपक्रमों में किसी न किसी बात को लेकर आए दिन हड़ताल रहती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है विदेशी सहयोग से हानि। लोक उपक्रमों की स्थापना में अनेक बार विदेशी सहायता व तकनीकी सहयोग लिया जाता है। इससे देश की सुरक्षा व प्रतिष्ठा की हानि होती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है नौकरशाही व भ्रष्टाचार को बढ़ावा। व्यावसायिक उपक्रमों की प्रकृति कुछ भिन्न होती है। इनमें शीघ्र निर्णय लेने की आवश्यकता होती है, किंतु राजकीय उपक्रमों में शीघ्र निर्णय लेना संभव नहीं है। प्रत्येक स्तर पर लाल फीताशाही व भ्रष्टाचार व्याप्त है। इन सबके बावजूद भी हम कह सकते हैं कि लोक उपक्रमों के औचित्य से इनकार नहीं किया जा सकता है। ये सब दोष मानवकृत दोष हैं, ये मानव स्वभाव की कमियां हैं।